नमस्ते एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का प्रोसेस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगी जिसमें कि जो भी प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का उसे बहुत ही अच्छे ढंग से एक फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसको एनालाइज करते वक्त हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसका फर्स्ट स्टेप है बिहेवियर एनालिसिस। तो सबसे पहले बताया गया है बिहेवियर एनालिसिस, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, देन प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर, then control of behavior, then organizational effectiveness and finally feedback। ठीक है, तो ये प्रोसेस के कुछ सब हेडिंग्स है या इसको प्रोसेस को बाइफरकेट किया गया है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पर्सनल का या उसके एम्प्लॉयज का हमें बिहेवियर जानना है देन वी शुड हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स, राइट। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बिहेवियर एनालिसिस। और अगर आप इस तरीके से डायग्राम जो है वो अपने एग्ज़ाम में बना देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपने किसी भी उसमें चार्ट में या अपना किसी भी क्रिएटिविटी से उसको ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी क्रिएटिविटी से उसको डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, लेकिन ज़रूर अपने डायग्राम बनाया करें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा पॉइंट है बिहेवियर एनालिसिस। तो बिहेवियर एनालिसिस क्या होता है? तो बिहेवियर एनालिसिस में हम किसी भी बंदे का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे कैसे बिहेव करते हैं, है ना। तो क्या होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे जैसे बिहेव कर रहे हैं उनके बिहेवियर को हम एनालाइज करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उनका बिहेवियर ये होता है ना। अगर मतलब कि मार्केट में ज़रा सी भी डिमांड बढ़ गई और उन्हें ज़्यादा काम करने को कहा गया तो उनका बिहेवियर चिड़चिड़ा सा हो जाता है, वो काम नहीं करना चाहते या ज़्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं, है ना। तो उनका बिहेवियर कैसे सिचुएशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहा है, यहाँ पे उनके बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन बिहेवियर को एनालाइज 3 लेवल पे किया जा रहा है। यू कैन सी इट हैज़ रिटन 3 लेवल्स। तो 3 लेवल पे बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं। पहला है इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा होता है ग्रुप लेवल पे, जस्ट मिनट, दूसरा हम करते हैं ग्रुप लेवल पे, है ना। कि अच्छा अगर बंदा अकेले बंदे से बात कर रहे हैं तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है, अगर वही बंदा किसी अपने एक ग्रुप में या फ्रेंड्स में जाके बैठता है तो वो इस तरीके से बिहेव करता है। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ठीक है, तो हम 3 लेवल पे बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे, देन ग्रुप लेवल पे, देन इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल लेवल पे है उस पे उस बंदे के बिहेवियर के काफ़ी सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि उस बंदे का एटीट्यूड कैसा है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कंपनी को क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तब उसका एटीट्यूड कैसा है ना। परसेप्शन, कि वो सोचता कैसे है किसी भी सिचुएशन के बारे में जो उसके सामने आ गई है। कई बार तो होता है ना कि अगर आपके सामने कहते हैं ना कि जैसे इंडिया के सामने कोविड का सिचुएशन था, है ना, तो या तो आप ये सोचते हैं कि हाय भगवान ने, मतलब एक तो हमारी कंट्री पहले ही गरीबों को खाना नहीं खिला पा रही, काफ़ी लोग रोज़ यहाँ पे भूखे सोते हैं, ऊपर से हमारी और गरीबी बढ़ जाएगी, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, हमारे पास वैक्सीन नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई यहाँ पे मास्क नहीं बना रहा, किट अभी तक प्रोड्यूस नहीं की जा रही, पीपीई किट। तो ये परसेप्शन होगी, है ना। ये कौन सी परसेप्शन होगी कि हम निराशाजनक हो रहे हैं, हम नेगेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं। दूसरी परसेप्शन क्या थी, जैसे काफ़ी इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में या इकोनॉमिक सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स आती हैं वो ऐसे नहीं आती, वो बिल्कुल जब ज़रूरत पड़ जाती है ना तब इंडिया रिफॉर्म्स लेके आता है। तो अभी रिफॉर्म करने का टाइम है, रिफॉर्म्स लाने का टाइम है। तो ये होगी ऑप्टिमिस्टिक परसेप्शन, आशावादी परसेप्शन, है ना।
तो यही बंदे की अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो उसको कैसे परसीव करता है, उस सिचुएशन के बारे में कैसा सोचता है, उसकी जो सोच है ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, कि मतलब कैसा वो बंदा आशा से मतलब थोड़ा पॉजिटिव होके सोचता है या नेगेटिव होके सोचता है, ये होती है परसेप्शन। उसके बाद की जो सिचुएशन आई उसने क्या लर्न किया, उससे मोटिवेशन कितना है उसमें काम करने के लिए। अगर तो पैशन की तरह काम को ले रहा है तो बहुत मोटिवेटेड होगा, अगर उसका काम में इंटरेस्ट नहीं है, बस बेचारे को रोजी रोटी कमाने के लिए करना पड़ रहा है, तो उसका मोटिवेशन लो रहेगा। कॉन्फिडेंस, अगर तो कॉन्फिडेंट है बंदा तो वो बिल्कुल काम अच्छे से करेगा, अगर वो अंडर कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है तो बिल्कुल ही नुकसान करेगा। वर्क सेटिस्फेक्शन, मतलब वही अगर आपका पैशन हो एलन मस्क की तरह तो बंदा तो खाना पीना सोना सब भूल जाता है। मतलब एलोन मस्क जैसा आदमी भी अपने कॉन्फ्रेंस रूम में सोता है फैक्ट्री में, तो देख सकते हो कि अगर किसी को काम करके मज़ा आना शुरू हो जाए तो बस फिर क्या ही बात है ना। वैसे मैं भी तुम लोगों के लिए रात के 1:30 बजे में वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे मज़ा आता है। और इसको एनालाइज किया जाता है कि उसका एटीट्यूड, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, वर्क सेटिस्फेक्शन कैसा है। इन सभी एस्पेक्ट जो होते हैं ये बिहेवियर के एस्पेक्ट हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे इन सबको स्टडी किया जाता है और देखा जाता है उसका बिहेवियर किसी सिचुएशन में ऐसा क्यों है। अब दूसरा आ जाता है अपना ग्रुप लेवल। तो ग्रुप लेवल पे क्या होता है कि वही बंदा जब अकेले उस सिचुएशन को हैंडल करता है तो उसका बिहेवियर ऐसा है। कई बार क्या होता है ना, कुछ बंदे ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाते हैं ना कि अकेले। कुछ बंदों को ग्रुप में सिर्फ बातें होती रह जाती है, वो सिर्फ अकेले स्टडी कर पाते हैं। हर एक का बिहेवियर हो गया ना चेंज। उसी तरीके से एक बंदा जब अकेला होता है तो उसकी किसी सिचुएशन को लेके ये अप्रोच होती है, वहीं अगर वो ग्रुप में आ जाता है तो उसकी अप्रोच बदल जाती है। काफ़ी सारे लोगों के साथ आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नई चीज़ों का पता चलता है ना। तो ग्रुप में वो बंदा कैसे बिहेव करता है, ग्रुप में उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि ग्रुप डायनामिक्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसी दूसरे बंदे के साथ उसके विचार नहीं मिल रहे, इंटरेस्ट जो है वो सेम नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट हो गई। या फिर कम्युनिकेशन गैप है, जैसे कि कई बार होता है कि आप कहते कुछ हैं, दूसरा बंदा कुछ समझ लेता, मन में मनमुटाव रहता है, तो कम्युनिकेशन गैप आ गया। या लीडरशिप, जो बॉस है वो कहता है कि जो मैंने ऑर्डर दे दिया वो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, है ना। या फिर जैसे हमारे सर हैं, हमारे जो न्यू टीचर्स आई हैं बेचारी, उनके अपने आइडियाज़ देते रहते हैं, इम्प्लीमेंट बेचारी वो करती रह जाती हैं, चाहे उनका मन ना ही करता हो। बॉस है भाई, कौन मना कर सकता है, एक तो बंदी नहीं आई है, क्या मना करेगी वो, हंस हंस के बेचारी काम करती है दुखी दिल से। तो वही बात है कि आपकी लीडरशिप कैसी है। लीडर आपको सुन के चलता है या आपको सुनाता है और फिर आप काम करते हैं। पावर है ना, कि जो पावर है आपके पास वो कितनी, अथॉरिटी कितनी है, जितनी अथॉरिटी होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो किसी भी अगर आप ग्रुप में काम करते हैं तो आपके इन सभी एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा और आपके बिहेवियर का एनालिसिस किया जाएगा। और थर्ड आ जाता है आपका एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। और जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बंदों का बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए जो एस्पेक्ट देखे जाते हैं वो है उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू का क्या है। अगर तो रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन हुई तो उनका जो वैल्यू है वो बोलता है कि आप इनोवेट करें, प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। वहीं जो TCS वगैरह है वो उनका होता है वेलफेयर फॉर ऑल, कि हर एक का भला हो। चाहे हम इनकम एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ना दें लेकिन सोशल सिक्योरिटी सबको मिले, दुख के समय में हम सबका साथ देंगे, है ना। हर एक कंपनी की अपनी वैल्यू होती है। या उस कंपनी में कोई चेंज आता है तो वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं, कैसे उसके प्रति बिहेव करते हैं, ये देखा जाता है एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोसेस में, बिहेवियर एनालिसिस में, जिसमें हमने बंदे का बिहेवियर एनालाइज किया। पहली बात इंडिविजुअल लेवल पे, है ना, ग्रुप लेवल पे एंड
ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। इन 3 लेवल पे हमने बंदों का बिहेवियर एनालाइज किया। अब हमने बिहेवियर एनालाइज तो कर लिया, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पर्सन। इफ ही हैज़ बिहेव्ड इन अ सर्टेन वे देन व्हाई ही हैज़ बिहेव्ड इन अ सर्टेन वे, राइट। तो अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स प्रोसेस। तो ये आ गया अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। अब हमने उस बंदे का बिहेवियर एनालाइज कर लिया कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवाना पड़ता है ना, तो वो बंदा जो है वो काम तो करता है लेकिन खुशी से काम नहीं करता। उसे बोझ लगता है कि जहाँ मैं रोज़ के 15 पैकेट्स बना रहा था अब मुझे 20 बनाने पड़ रहे हैं, है ना। वो ये भी तो सोच सकता है कि अगर मैं 20 बना रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे अच्छे वेजेस मिले। अगर मैं 20 बना रहा हूँ हो सकता है मेरा एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, मेरा एक्सपर्टीज़ हो जाए उसमें। हो सकता है जहाँ मैं थोड़ा सा कल गलत बना रहा था आज उससे ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाना सीख जाऊँ, है ना। लेकिन वो ऐसा ना सोच के ये सोच रहा है यार क्या है फालतू का काम दे दिया। जैसे हम लोग सोचते हैं, है ना, असाइनमेंट मिलती है, यार क्या है पहले काम कम है जो हमें और असाइनमेंट दे दिए, है ना। चाहे हमने असाइनमेंट अपने भाइयों बहनों के आगे रो रो के लिखवानी हो पर फिर भी हम कोसते तो है ना टीचर्स को। सो वही बात है कि उस बंदे का बिहेवियर कैसा है वो हमने एनालाइज कर लिया फर्स्ट स्टेप में कि वो बंदा कामचोर है, कामचोरी वाला उसका बिहेवियर है। लेकिन कामचोरी क्यों है उसमें, उसको समझने के लिए आता है सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। ठीक है, जो एनालाइज किया, जो उससे सामने आया कि अच्छा ये बंदा कामचोर है, काम ज़्यादा करना पसंद नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता उसका रीज़न यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर में। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी ली गई है, इट इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ अ चीफ फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर। कि इसमें देखा जाता है कि जो उसके बिहेवियर को चीफ फैक्टर है, मेन फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उसको समझा जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है ना। अगर वो बंदा काम चोरी के साथ कर रहा है कि यार क्या है थोड़ा काम और दे दिया, क्यों दे दिया, तो हो सकता है कि उसे काम में इंटरेस्ट ना हो इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है ना। अगर तुम लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट हो, तुमने कुछ बनाया, मुझे खिलाया, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की, अगले दिन तुम फिर मेरे लिए लंच बॉक्स लेके आओगे या नहीं लेके आओगे? ऑफ कोर्स तुम्हें फिर से तारीफ़ सुननी होगी, मुझे भी खाना खाना होगा तो तुम लोग मुझे फिर से लेके आओगे, है ना, मेरे लिए। और अगर वही बात है मैंने तुम्हें कह दिया अच्छा चलो मेरे लिए ये बना के लेके आना, तुम्हें कुकिंग आती भी नहीं है, तुम्हें पसंद भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तो तुम चलो बना के ले आए, है ना। पहले दिन तो कोशिश करोगे चलो अच्छा ही बने कि सड़ ना जाए, है ना, कि क्या बना के लेके आया हूँ मैं। चलो फिर अगले दिन मैंने फिर मुझे अच्छा लग गया खाना, मैंने बोला फिर से बना के लेके आना, तो तुम घर जाके माथा ही पीटोगे ना कि आप पीछे खाने के लिए पड़ गई है। तो वही बात है कि अगर तुम्हें उस काम में इंटरेस्ट है तुम लोग बहुत अच्छे से करोगे, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा होगा। लेकिन बंदा अगर काम चोरी दिखा रहा है, जो हमने यहाँ पे एनालाइज की है, तो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एक तो उसे काम नहीं पसंद। अगर उसे काम पसंद है, हो सकता है हम वेजेस अच्छे नहीं दे रहे, उसे लग रहा है यार दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पैसे मिल रहे हैं पर वहाँ पे नौकरी खाली नहीं है, तो इन लोगों के साथ माता बच्ची करनी पड़ रही है ना, इन लोगों के साथ हमें काम करना पड़ रहा है। तो उसके पीछे के फैक्टर्स हम एनालाइज करते हैं उसके बिहेवियर को समझने के लिए। समझ आ गई? तो ये हो गया हमारा सेकंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर। पहला था बिहेवियर एनालिसिस एंड नाउ वी हैव read the point understanding of behavior and third one is the prediction of behavior। ठीक है, चलो देखते हैं prediction of behavior क्या होता है। तो prediction of behavior है कि पहले हमने एनालाइज किया था यहाँ पे ऊपर, है ना, कि ऐसा कामचोर बंदा है। फिर हमने देखा कि अच्छा उसे पैसे अच्छे नहीं मिल रहे और उसे काम भी नहीं पसंद, इसलिए वो कामचोरी वाला बिहेवियर उसने अपना रखा है। अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कल को फिर से अगर माल ज़्यादा बनाना पड़ा हमें या प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना पड़ा तो वो बंदा फिर से कामचोरी दिखाएगा या फिर से मतलब सड़के काम करेगा, सड़के बोलना चाहिए हिंदी में, हाँ, मतलब खुशी खुशी काम नहीं करेगा, है ना, मतलब जल के काम करेगा कि यार फिर से काम दे दिया, फिर से उसका आउटपुट नीचे गिरेगा, है ना। तो यही बात है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि जैसा उसने पहले किया था उस सिचुएशन में अब फिर से उसी वैसी सिचुएशन आएगी, फिर से उसके वही फैक्टर जिम्मेदार होंगे और वो फिर से वैसा ही
बिहेव करेगा, ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया, हमने पहले से जान लिया अगर ऐसी सिचुएशन आई उस बंदे पे तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा। और जब हम किसी फ्यूचर में होने वाली चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं तो उसे प्रेडिक्शन बोलते हैं, है ना, प्रिडिक्ट करना। तो वही है कि आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द बिहेवियर प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर इज अटेम्प्टेड, है ना, कि इसमें देखा जाता है कि उसकी डेडिकेशन किसी काम के प्रति जो है, उसकी रेडीनेस जो है वो काम करने के लिए कितना तैयार है, या उसमें कितनी स्पिरिट है उस काम को करने के लिए, फोकस लगाने के लिए। इन सब चीफ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं उसका जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। और कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अच्छा ये फैक्टर्स हैं, उसे ये काम नहीं पसंद और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, काम चोरी, उसे पैसे नहीं अच्छे दिए जा रहे, इसलिए उसका काम क्या हो रहा है कि इफेक्ट क्या हो रहा है कि उसकी मोटिवेशन लो जा रही है। तो इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है और प्रिडिक्ट किया जाता है कि अच्छा फ्यूचर में ऐसा होगा, है ना जी। अब ये हमने पढ़ लिया था प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर, नाउ कंट्रोल ऑन बिहेवियर। चलो हमने देख लिया उसे काम नहीं पसंद, हमने उसे काम वो दे दिया जो उसे पसंद है, पैसे भी उसके बढ़ा दिए। तो अब हम कंट्रोल करेंगे कि जो वो सिचुएशन बैड आने पे बुरा बिहेव करता है या उसका मोटिवेशन लो चला जाता है, आउटपुट कम हो जाता है। अब हमने उसको काम भी उसकी पसंद का दे दिया, उसके पैसे भी बढ़ा दिए। अब देखो बंदा कैसे मन लगा के काम करता है कि मुझे इस काम से दोबारा ना निकाल दें, मुझे इसी काम में रहने दें ताकि मुझे दोबारा बोरिंग काम पे ना जाना पड़े। तो उसका मोटिवेशन हाई होगा, वो अच्छा काम करेगा, तो अच्छे तरीके से आपका बिहेवियर जो है वो आप कंट्रोल करेंगे। जैसे कि आपको असाइनमेंट पसंद नहीं है लेकिन मैं आपको बोल दूं बेटा तुम असाइनमेंट लिख दो, मैं तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चंस बता दूंगी, तुम लोग खुद से बड़े अच्छे से सजा के लेके आओगे उस असाइनमेंट को, है ना। तो मैंने तुम लोगों का बिहेवियर ही कंट्रोल किया कि तुम सड़के नहीं खुश हो के असाइनमेंट बना के आओ। और उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब देखो मैंने उसे पैसे भी अच्छे दिए थे, उसे अच्छे काम पे भी लगाया था, उसकी मोटिवेशन हाई होगी, खुशी खुशी काम कर रहा था, पैसे अच्छे लेके जा रहा था। जहाँ वो 12 प्रोडक्ट बनाता था अब उसने अच्छी क्वालिटी से फोकस लगा के उन्हें हो सकता है 13 भी कर दिया हो। तो क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ गई, मेरे एम्प्लॉय ने खुशी खुशी काम करना शुरू कर दिया। मेरा एम्प्लॉय मेरा एसेट है, अब मेरा एसेट अच्छे से काम करेगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस तो बढ़ेगी ना। और साथ में है फीडबैक। अब फाइनल स्टेज है यूओबी की। इसमें क्या होता है कि जो भी हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कि हमने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, अच्छा वो बंदा पहले 10 प्रोडक्ट बना रहा था, अब उसे सही काम पे लगा दिया है और उसके पैसे भी अच्छे शुरू कर दिए देने। तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, चलो कल 10 बना रहा था अब इसके 12 तो बनाएगा ही। अगर वो बंदा 12 बनाने शुरू कर दिया तो फीडबैक है बहुत अच्छा। अगर बंदे की फिर भी मोटिवेशन लो है तो हमने सही से फैक्टर नहीं पकड़ा कि वो बंदा क्या चीज़ उसको मिसिंग लग रही है ना, क्यों उसकी मोटिवेशन स्टिल डाउन है, स्टिल वो काम चोरी पकड़े रखा हुआ है। और अगर उसका आउटपुट 14 हो गया, इसका मतलब ये है कि उस बंदे के फैक्टर हमने अच्छे से एनालाइज किए और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसने उससे भी अच्छा काम किया, है ना, वो उससे भी अच्छे तरीके से उसका बिहेवियर बदल गया। तो यही बात है कि इसमें हमने जो पहले स्टैंडर्ड सेट किया था कि जब हम उसका बिहेवियर सारा कर लेंगे एनालाइज, उसके बाद हो सकता है उसमें ये चेंज ला पाएँ। अगर वो चेंज अटेन हो गया, है ना, मतलब गोल अचीव हो गया, तो इसका मतलब फीडबैक गुड है। और अगर वो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे फिर भी उसका आउटपुट कम ही आ रहा है, या गोल हम अचीव नहीं कर पाए, तो मतलब हमने बिहेवियर एनालिसिस करने में कहीं गलती कर दी। हाँ जी, तो एट लास्ट हमने कर लिए हैं सारे इसके प्रोसेस के स्टेप्स। तो ये है इसके स्टेप्स, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या स्टेप है। बिहेवियर